Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in Civil Academy YouTube channel. ठीक, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज वन डे वन न्यूज़। ठीक, बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड द सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पर लेती हूँ दैट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। ठीक, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा सिविल एकेडमी के बारे में। देखिए, सिविल एकेडमी आप वेबसाइट पर जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं। कई 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। एक तो हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ पर ब्लॉग का। ब्लॉग, उसमें हम एवरी डे एक नया टॉपिक डालते हैं और उस टॉपिक, जो टॉपिक आपका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होता है, उस टॉपिक को डालते हैं और उससे रिलेटेड आपको जो होता है क्वेश्चन लिखना होता है वहाँ पर। उससे रिलेटेड अपने जो भी व्यूज़ होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, कमेंट करने होते हैं। एंड वीकेंड पे हम एक बिग स्टोरी पब्लिश करते हैं उसी टॉपिक के डिस्कशन से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपसे छूट गए होंगे, जो नए ऐड हो सकते हैं, उनको ऐड करते हुए हम फिर बिग स्टोरी उस पर एक पब्लिश करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका यहाँ पर स्टडी मटीरियल का, जिसमें आपको एवरी डे करंट अफेयर्स मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप इन दोनों करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास में उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इनिशिएटिव्स तो आपको एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर। प्लस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जो भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर आते हैं उन सबका पीपीटी या फिर पीडीएफ आपको यहीं पर शेयर कर दिया जाता है। तो आपको लेक्चर देखने के बाद में फ्यूचर के लिए अपने पास नोट्स के फॉर्म में वो हो जाता है। अगर वर्चुअली नहीं, फिजिकली अगर सिविल एकेडमी में आकर के आप कुछ क्वेरी आप पूछना चाहते हैं तो स्टार प्लाजा बच्चा पार्क पर आकर के आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप आकर के डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। वन डे वन न्यूज़ सीरीज़ जो मैंने आपको बताया, इस सीरीज़ का नेम ये है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एवरी डे एक न्यूज़ लेंगे एंड उसको पूरा 360 डिग्री, अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस करेंगे, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़ को मतलब तुरंत वहीं पर ही आपकी एक न्यूज़ कंप्लीट हो जाए, पूरी तरीके से आप समझ लें उसको, ये इस इनिशिएटिव का मेन एम रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है हमारी। आज की जो न्यूज़ है ये है स्टूडेंट्स आपकी रिलेटेड टू परमाफ्रॉस्ट एंड पेंडेमिक। परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड है बेसिकली। इस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा है। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब वही की जो ये वन डे वन न्यूज़ है आपका सीरीज़, इसका मतलब ये न्यूज़ में रहा होगा, तभी तो हमने इस टॉपिक को पिक किया है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आईपीसीसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये वार्निंग दी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आर्कटिक पर जो परमाफ्रॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, उनमें रिडक्शन हो रहा है, वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब आईपीसीसी ने ये बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक के जो परमाफ्रॉस्ट हैं वो पिघल रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस उसकी वजह से बढ़ रही हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब हम देखते हैं कि हम इसको कवर कैसे करेंगे, हाउ वी विल कवर दिस टॉपिक। तो इसमें आपको देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट है क्या और ये किससे मिलकर बना है, और कैसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है परमाफ्रॉस्ट को। Then lastly we will discuss about a mission which is soil moisture active passive mission of NASA। ये क्या है, क्या काम करेगा, कब लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इसमें। एंड देन उसके बाद प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन जो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ एनी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड जो कंप्लीटली फ्रोजन है,
फ्रोजन का मतलब उसका टेम्परेचर कितना होगा, या तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या उससे भी और कम होगा। और ऐसा कब तक रहे, 2 साल तक रहे लगातार। यानी एनी ग्राउंड जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे कम हो, कब तक, लगभग 2 साल तक, तब हम उसे क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक, अब ऐसे रीजन्स या ऐसी कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, या तो बहुत हाइट पर मिलेगी या हाई लैटिट्यूड्स पर मिलेगी। ये इक्वेटर है तो इसका मतलब या तो पोल्स पे मिलेगी या फिर एल्टीट्यूड वाइज हाई एल्टीट्यूड पर मिलेगी। तो ये जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स हैं ये हमें नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलते हैं, या तो हाई माउंटेन्स पर या फिर हाई लैटिट्यूड्स पर, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल। देन जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं ये लगभग कवर करते हैं अर्थ का एक लार्ज रीजन को कवर करते हैं। अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर की, अगर मैं कहूँ नदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया आपका और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। जो इक्वेटर के ऊपर का ये जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है इसका लगभग 1/4 भाग जो होता है ये परमाफ्रॉस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो परमाफ्रॉस्ट का होता है वो ये होता है कि परमाफ्रॉस्ट में जो ग्राउंड होता है वो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर आइस जमी हो, स्नो से वो कवर हो। जैसे ये परमाफ्रॉस्ट का मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, हो सकता है इसमें ऊपर इस तरीके से सॉइल हो, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से दिखने में वो वाइट हो, वो आपका मिट्टी के कलर का भी हो सकता है, बिकॉज उसके ऊपर क्या है, सॉइल है, और नीचे क्या रहेगा, जमी हुई आइस रहेगी। तो इट नॉट ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, ये ज़रूरी है कि इसमें हमेशा स्नो कवर्ड नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलास्का का इलाका है। अलास्का आपका जो यूएसए से लगा हुआ है एक अलास्का रीजन, उसका इलाका है। यहाँ पर देखिए ऊपर से देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये परमाफ्रॉस्ट का इलाका है। क्यों? क्योंकि हमें मिट्टी का कलर दिख रहा है, स्नो नहीं है यहाँ पे, बट इट इज एक्चुअली अ परमाफ्रॉस्ट। एक्चुअली में ये परमाफ्रॉस्ट आपका होता है। ठीक, तो परमाफ्रॉस्ट, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आइस से कवर होते हैं, स्नो से कवर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हो भी सकते हैं, कई बार उनके ऊपर मिट्टी भी आ जाती है। ठीक है, सबसे अच्छा अगर हम परमाफ्रॉस्ट बनाना चाहते हैं, आप देखिए उससे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो किन किन से बनकर बना होता है, तो किस किस से मेड ऑफ है ये। तो परमाफ्रॉस्ट में आपको सॉइल भी मिलेगी, परमाफ्रॉस्ट में आपको रॉक्स भी मिलेगा, परमाफ्रॉस्ट में आपको सैंड भी मिलेगा, जो आइस की मदद से या आइस के साथ में जुड़े हुए हैं, एक साथ में उसके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद का परमाफ्रॉस्ट क्रिएट करने के लिए कहूँ तो एक बर्तन लीजिए, बर्तन में पानी भरिए, पानी भर के उसमें ढेर सारी मिट्टी डाल दीजिए, रॉक के पत्थर वत्थर के टुकड़े भी कुछ डाल दीजिए और उसे उठा करके फ्रीजर में रख दीजिए। तब जो आपके पास निकल करके आएगा दैट इज परमाफ्रॉस्ट। वो क्या है? परमाफ्रॉस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉइल भी है, रॉक भी है, सैंड भी है। किस फॉर्म में है? आइस के साथ में मिले हुए फॉर्म में है। इट इज कॉल्ड योर परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, अब जो परमाफ्रॉस्ट है उसमें द सॉइल एंड आइस इन परमाफ्रॉस्ट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर लॉन्ग। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो परमाफ्रॉस्ट में सॉइल और आइस होती है वो पूरे साल भर, ऑल ईयर लॉन्ग जो होती है वो फ्रोजन स्टेट में ही रहती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम नियर द सरफेस की बात करते हैं तो जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं, परमाफ्रॉस्ट सॉइल्स में एक ऑर्गेनिक कार्बन भी मिलता है। अब ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन या ऐसा मटेरियल जो अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है। किसकी वजह से डिकम्पोज नहीं हुआ है? कोल्ड की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा एक आप अपना बर्तन लीजिए, उसमें आप पानी भरिए, पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी डाल दीजिए, रॉक डाल दीजिए, ये सब इसके अंदर डाल दीजिए, साथ ही साथ एक पौधा भी डाल दीजिए, कोई पौधा डाल दीजिए या कोई वेजिटेबल के टुकड़े रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए आप और उसे जमाने रख दीजिए।
फ्रीजर में रख दीजिए, जम गया। अब जो ये आपके टुकड़े हैं ये अब डिकम्पोज नहीं हुए हैं, सब्जी के टुकड़े हैं, वेजिटेबल के टुकड़े हैं, घास है, कुछ भी है, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हैवी कोल्ड की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होंगे। फ्रोजन जो फूड होता है कहाँ डिकम्पोज होता है? बैक्टीरिया का एक्शन उस पर नहीं होता, तो ये डिकम्पोज नहीं होते। अब इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। वेनेवर इट विल डिकम्पोज, इससे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मीथेन निकलेगा, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो निकलेंगे। तो परमाफ्रॉस्ट में एक तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। ऑर्गेनिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है। क्यों नहीं डिकम्पोज हुआ है? ड्यू टू लो टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट लेयर जो होती है इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं हमें। मिनरल्स लाइक लिथियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ पानी जमा हुआ होता है ऐसा नहीं है, सॉइल भी है, सैंड भी है, रॉक भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, मिनरल्स भी हैं परमाफ्रॉस्ट में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए परमाफ्रॉस्ट जो होता है कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर देख रहे हैं आप तो यहाँ मिट्टी की लेयर है, ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगता हमें कि यहाँ पे नीचे कुछ आइस का जमा हुआ होगा या ये कोई आइस का इलाका है, लेकिन नीचे इसके देखिए ये आइस पूरी जमी हुई है। ये परमाफ्रॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर होता है आपका परमाफ्रॉस्ट का। नाउ अब जो क्वेश्चन उठता है सबसे बड़ा, वो क्वेश्चन ये है कि जो आईपीसीसी ने भी कहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रहा है, थॉइंग हो रही है उसके अंदर, एंड उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर, क्लाइमेट पर, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का परमाफ्रॉस्ट पर, या परमाफ्रॉस्ट किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये एक साइकिल होती है। हो क्या रहा है, अब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस एमिशन के बढ़ने से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हो रही है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगे तो क्या होगा? परमाफ्रॉस्ट में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी पिघलेगा। तो जब ऑर्गेनिक मटेरियल पिघलेगा तो उससे क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और मीथेन रिलीज होगा, यानी वही ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी जिनकी वजह से ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। तो ये एक साइकिल बन गया है, ये एक साइकिल बनता जा रहा है। एक चीज दूसरे को अफेक्ट कर रही है और वही दूसरी चीज पहले वाले को भी अफेक्ट कर रही है। तो एक इम्पैक्ट जो होता है परमाफ्रॉस्ट थॉइंग का वो ये है कि परमाफ्रॉस्ट थॉइंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए दूसरा ये इम्पैक्ट होता है, देखिए जैसे ये ग्राउंड जो हमने पहले अभी डायग्राम में देखा था, ये ग्राउंड है, हमें नहीं पता यहाँ पर ऊपर सॉइल है, हमें नहीं मालूम कि नीचे इसमें क्या है, परमाफ्रॉस्ट है। जब परमाफ्रॉस्ट आपका जमी हुई अवस्था में है, मतलब वो परमाफ्रॉस्ट है, उसकी थॉइंग नहीं हुई है, तो वो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, कंक्रीट जितना वो हार्ड है। वो कंक्रीट जितना हार्ड है, आप यहाँ पर इजीली क्या कर लिया, आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया बिल्कुल आसानी से, और वो कंस्ट्रक्शन मजे से 2-3 साल तक से चल भी रहा है। सडनली टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होने लगी? थॉइंग होने लगी, ये पिघलने लगा। पिघलने लगा तो उसकी जो पकड़ थी वो लूज होने लगी, लूज होने लगी तो जो कंस्ट्रक्शन किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है, और ऐसा बहुत से नदर्न विलेजेस में हुआ भी है, जिन पर नॉर्थ के ऐसे कई सारे गांव जिनका कंस्ट्रक्शन हमने परमाफ्रॉस्ट पे कर दिया, किया हुआ है, हमें पहले नहीं पता कि उसके नीचे परमाफ्रॉस्ट है, ऊपर से देखने में पता भी नहीं चलता, लेकिन अब क्या हो रहा है? परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हो रही है तो वो कंस्ट्रक्शन खराब हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा हार्म होता है परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग की वजह से। नेक्स्ट थर्ड नंबर, देखिए परमाफ्रॉस्ट में क्या होता है?
जब परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो बहुत सारे एंशियंट बैक्टीरिया या वायरसेस जो अभी शांत बैठे हुए थे, इतनी ज़्यादा कम टेम्परेचर था, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि वो शांत बैठे हुए थे, एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। अब जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो वो एक्टिव होने लगेंगे। जब एक्टिव होंगे इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस, तो क्या करेंगे? ह्यूमन को अफेक्ट करेंगे, प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। ह्यूमंस को करेंगे, प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि इनका जो अफेक्ट है वो बढ़ता जाता है, मतलब हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, एनिमल बीमार पड़ेंगे, प्लांट्स बीमार पड़ेंगे, ह्यूमंस बीमार पड़ेंगे। और ऐसा तो हम देख रहे हैं। जैसे जैसे आप देखिए ना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? हर दिन एक नया वायरस, हर दिन एक नई बीमारी हमें सामने देखने को आ रही है, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, ह्यूमंस की हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो अभी सुप्तावस्था में थे, जो इनएक्टिव स्टेज में थे, ड्यू टू द थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट दे आर गेटिंग एक्टिव, और उन्होंने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है लोगों को, एनिमल्स को। ठीक, और साइंटिस्ट ने लगभग ऐसे 4 लाख साल पुराने मैक्रोब्स जो हैं वो खोजे हैं। यानी कि अगर परमाफ्रॉस्ट थॉइंग की बात की जाएगी तो मेजॉरिटी में पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म होता है, दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके डिकम्पोजिशन से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और तेज हो जाता है, एंड नंबर 3 अ नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, और द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज जो इनएक्टिव स्टेज में थे अब वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, दिस इज द डायग्राम जिसमें आपका जो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग है वो दिखाई गई है। इस तरीके से आपकी परमाफ्रॉस्ट थॉइंग होती है। ये इतना बड़ा जो टुकड़ा है ये इससे अलग हो गया, अलग होकर निकल गया। ये रही, इसमें वाइट वाइट कलर की आपको दिख रही होगी आइस। ऊपर से देखने पे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ नीचे परमाफ्रॉस्ट है। ठीक, अब बात करते हैं नासा के मिशन की। तो देखिए, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव, यानी SMAP, और ये लॉन्च किया गया जनवरी 2015 में। तो प्री का एक तो क्वेश्चन यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा कि SMAP जो है ये किस एजेंसी का मिशन है? तो इट इज़ नासा का मिशन, इसरो का नहीं है, रॉसकॉस्मोस का नहीं है, आपका जाक्सा का नहीं है, इट इज़ नासाज मिशन, ये नासा का मिशन है। कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक, अब ये करता क्या है? ये जो मिशन है, दिस मिशन ऑर्बिट्स अर्थ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मॉइस्चर इन सॉइल। ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है और सॉइल में कितनी मॉइस्चर है, कितनी नमी है, उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करता है। ठीक है, और क्या करता है ये? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टॉप 2 इंचेस, यानी कि टॉप 2 इंचेस ऑफ सॉइल जो है, ये सॉइल आपकी मान लीजिए इतनी मोटी आपकी सॉइल की अगर लेयर है तो इसके जो टॉप 2 इंचेस की लेयर्स है यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसको भी मेजर करता है। और पूरी अर्थ सरफेस के सॉइल की 5 सेंटीमीटर तक की जो टॉप की लेयर है उसको अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मेजर करता है। तो ये तो 2 काम हो गए। अब इसका होगा क्या, अभी बताऊंगी आपको कि इनसे फायदा क्या होगा। ठीक है, और क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है, इट कैन ऑल्सो टेल इफ द वाटर विद इन द सॉइल इज इन फ्रोजन और थॉट। ये भी ये हमें बता देता है कि वाटर अगर सॉइल के अंदर है तो वह जमी हुई अवस्था में है या पिघली हुई अवस्था में। तो ये 3 जानकारी हमें दे देता है। क्या क्या देता है ये? एक तो सॉइल में कितनी नमी है वो कलेक्ट करके बता देता है, दूसरा सॉइल की जो टॉप 2 इंचेस की लेयर है वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर कितना है ये बता देता है, तीसरा हमें ये बताता है कि जो पानी प्रेजेंट है इज इट इन अ फ्रोजन कंडीशन और इन अ थॉट कंडीशन, जमी हुई अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सॉइल मॉइस्चर, इससे हमें साइंटिस्ट क्या कर पाते हैं, ये साइंटिस्ट को मदद करता है कि कहाँ पर, वेयर एंड हाउ क्विकली द परमाफ्रॉस्ट इज थॉइंग, कहाँ पर परमाफ्रॉस्ट जल्दी पिघल रहा है, कहाँ पर परमाफ्रॉस्ट देर में पिघल रहा है। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया कि ये सॉइल का मॉइस्चर
कितना है वो बताता है, उसे कलेक्ट करता है, प्लस टॉप लेयर में वाटर के अमाउंट को। तो मान लीजिए अगर ये प्लेस है आपका, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है, अभी इसने 2 साल पहले बताया कि भाई यहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम है, ठीक। अब यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा कुछ बारिश हुई, और भी जो नॉर्मल फीचर हैं जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। अब सडनली इसने बता दिया कि अब यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो बढ़ गया है, या फिर ये भी बताता है कि जो वाटर है वो फ्रोजन स्टेट में है या थॉट स्टेट में है। तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन है, तो ये पता चल जाएगा या हम क्या कर पाएंगे कि इस कंस्ट्रक्शन को हम सेव कर सकते हैं, ठीक। या फिर उस रीजन में अगर सडनली मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाएगा, अच्छा हो सकता है ये बैक्टीरिया या वायरस इस वजह से आया होगा क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघला है। क्यों? क्योंकि भैया अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो सॉइल में बढ़ा है। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है साइंटिस्ट के लिए, ये फाइंड आउट करने में कि परमाफ्रॉस्ट कितना क्विकली आपके थॉ हो रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे जो क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव्स हैं, जो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या जलवायु परिवर्तन को ट्रैक पर लाने के लिए कर रहे हैं, उसमें हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हेल्प करता है। दैट मीन्स इस तरीके से आपका ये जो मिशन है ये मदद करता है पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में जिससे कम नुकसान हो, ठीक। सो इस तरीके से ये जो हमारा परमाफ्रॉस्ट का पूरा टॉपिक था, परमाफ्रॉस्ट और उसकी वजह से क्या क्या पैंडेमिक झेलना पड़ा है, क्या क्या हमें समस्या झेलनी पड़ी है, वो सारी हमने देखी, क्या होता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर उसका आंसर निकालिए, ठीक। देखिए पूछा गया है कि हमें परमाफ्रॉस्ट के बारे में इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और ट्रू वाले को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होते हैं वो ऑलवेज कवर होते हैं स्नो से। इट्स इट ट्रू? नो, इट्स रॉन्ग। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उनके ऊपर बर्फ जमी होगी, कभी कभी सॉइल भी जमी होती है, नीचे आइस जमी होगी, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, permafrost is made of combination of soils, rocks and sand that are held together by ice। permafrost जो है वो सॉइल का कॉम्बिनेशन है, रॉक्स का कॉम्बिनेशन है, सैल्ट का कॉम्बिनेशन है, जो आइस के माध्यम से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। दैट इज ट्रू। इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। तो आंसर इसका बन जाएगा ओनली 2, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली 2। मेंस में एक बार परमाफ्रॉस्ट पे क्वेश्चन आया है, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आप इस डिस्कशन से उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। बिकॉज मेंस के आंसर हमें जनरल स्टडीज़ बेस्ड लिखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत स्पेशलाइज्ड आंसर लिखने हो, हमें जनरल पर्सपेक्टिव से उन आंसर्स को लिखना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 1 डे 1 न्यूज़ का ये सेशन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।